जो भी इंजीनियर्स आने वाले हैं कॉलेज से अभी फोर्थ ईयर में होंगे या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या 2-3 एडवाइस है? इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन, लेकिन कोई स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देता। अभी हमारे पास प्रीकास्ट के लिए स्किल्ड इंजीनियर भी नहीं है। आई फेल इन लव विद प्रीकास्ट। इंडिया में इतना स्कोप नहीं है इसका। अभी भी हम घर बना रहे हैं या इवन कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी जाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ही जाते हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, स्पेशली हैदराबाद। वहाँ पे इंडियाज टॉलेस्ट टावर भी बना है 43 फ्लोर का, फुली इन प्रीकास्ट। इसकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन यही सिविल इंजीनियर्स बाहर जाके बहुत कमाते हैं। इंडिया में प्रीकास्ट का सबसे बड़ा कंपनी कौन है? ही दिल्ली में we had a very good factory, got shut down because of corruption. It was a very good factory and civil engineering has a very big scope. So जैसे किसी ने बोला था कि रोटी कपड़ा मकान, तो हमेशा आदमी को चाहिए होगा। तो एज अ सिविल इंजीनियर यू विल ऑलवेज हैव बिजनेस। हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ रोशन से, जो मॉड्यूलर पल्स कंपनी के सीईओ हैं। इनकी कंपनी प्रीकास्ट इंडस्ट्री में काम करती है। ये पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं। मेनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इनकी कंपनी ऑपरेट करती है। तो रोशन, मेरे पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। So Rosan, we'll start with your introduction. So please introduce yourself with our audience. तो मेरा नाम रोशन बलदेवन है। तो मैं पिछले 17 साल से प्रीकास्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग इंडिया से की है, तमिलनाडु से। उसके बाद मैंने मास्टर्स यूके से की है, और उसके बाद मेरी इंट्रोडक्शन प्रीकास्ट इंडस्ट्री से हुई, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई बीन इन दैट इंडस्ट्री फॉर पास्ट 17 years, और एंड आई लव इट। तो रोशन, अभी भी इंडिया में प्रीकास्ट का उतना स्कोप नहीं है। मतलब इवन मैं स्कोप वर्ड नहीं यूज कर सकता, लोग उतना यूज नहीं कर रहे हैं। मे बी अवेयरनेस का इशू है या धीरे धीरे इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज होंगे तो शायद ये चीजें आएंगी चलन में। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको इस प्रीकास्ट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। रीजन ये है क्योंकि हम इंडिया में उसको ऑपरेट ही नहीं कर रहे। इवन मुझे भी बहुत डेप्थ में नहीं मालूम है। तो इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपसे प्रीकास्ट के बारे में समझना चाहेंगे। फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो अभी करंट सेट ऑफ इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो अपना कैरियर इसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रीकास्ट क्या है, एकदम बेसिक भाषा में समझाइए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इंट्रोडक्शन कैसे हुई और क्यों हुई, और उसके बाद आई ट्रांजिशन इनटू व्हाट इज़ प्रीकास्ट। तो जब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करके मैं जॉब में करने लगा, तो माई सैलरी वॉज 4,000 रुपीज़ विद ट्रेडिशनल कंक्रीट। और आपको तो पता है कि मतलब यहाँ पे इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन, लेकिन कोई स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देता, और उसकी वजह से वो अभी भी स्टैग्नेंट है, तो सैलरीज भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं मास्टर्स करने लोन लेके गया। उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी, तो मैं साइट इंजीनियर था। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने गया, तो क्लाइंट के साथ मीटिंग था। तो क्लाइंट ने बोला कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट था 56 G+7 बिल्डिंग्स, और हमने सिर्फ 8 बिल्डिंग्स ख़त्म की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट मीटिंग तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला प्लीज़ गो टू द फैक्ट्री एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रोडक्शन स्टेटस। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कंस्ट्रक्शन तो साइट पे होती है, तो मैं फैक्ट्री क्यों जाऊँ। तो मैं जब फैक्ट्री गया तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात किया। उसने बोला कि एलिमेंट्स आर रेडी, वी विल डिलीवर इन 1 मंथ। तो तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं जाके मैनेजर को बोला कि एवरीथिंग इज़ रेडी, ये है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 6 महीने में वी फिनिश 56 बिल्डिंग्स। दैट इज़ व्हेन आई फेल इन लव विथ प्रीकास्ट एंड प्रीकास्ट इंडस्ट्री। तो मत- मतलब आपका वो प्रोजेक्ट पूरा प्रीकास्ट बेस्ड था और ये इनिशियली आपको आइडिया नहीं था कि क्या डिस्कशन हो रहा है, कैसे? हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि मुझे साइट इंजीनियर बहुत जूनियर लेवल में लिया गया और बोला कि आप साइट लर्न ऑन द जॉब। तो दिस वाज द बेस्ट लर्निंग फॉर मी। उसके बाद मैं सीखने लगा प्रीकास्ट के बारे में। तो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू और डिफाइन टू यू व्हाट इज़ प्रीकास्ट, प्रीकास्ट इज़ बेसिकली वेयर ऑल द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स आर कास्ट इन अ फैक्ट्री। सारे कंस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, दीवारें, स्टेयरकेस, फुटिंग, फाउंडेशन, वॉल्स, स्लैब्स, रूफ स्लैब्स, everything is casted in a factory and then delivered to site and installed on site. So ठीक in है, short terms, this is क्लियर precast.
here I have one very nonsense question. So यार स्लैब भी हम प्रीकास्ट करते हैं क्या? स्लैब भी प्रीकास्ट करते हैं। स्लैब को कहते हैं, हम नॉर्मल कंक्रीट स्लैब भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल नहीं, बहुत सालों से हैं, इसको बोलते हैं हॉलो कोर स्लैब्स। जैसे Okay. स्लैब्स में क्या होते हैं, हॉलोज होते हैं और इट्स प्री स्ट्रेस्ड। तो हम बोलते हैं इसमें स्टील नहीं लगता, स्टील रीबार नहीं लगता, इसमें स्ट्रैंड्स डलते हैं और स्ट्रैंड्स को प्री स्ट्रेस किया जाता है फैक्ट्री में। तो तो दिस इज हॉलो कोर स्लैब्स। तो बहुत जगह प्रोजेक्ट्स में आप देखा होगा कि एक वर्टिकल स्लैब हम यूज करते हैं जहां से हम बीच का कंक्रीट रिमूव कर देते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, राइट? तो इट्स समथिंग सिमिलर और इट्स डिफरेंट? दिस इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, दैट इज नॉर्मल कंक्रीट। लेकिन कंक्रीट मटेरियल वहाँ पे भी कम होता है, यहाँ पे भी उससे ज़्यादा कम होता है, ओके, लेकिन यहाँ पे प्री स्ट्रेस सिस्टम यूज होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपकी बातों को समराइज करूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रीकास्ट कंक्रीट का पूरा सेटअप है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मतलब हर एक कंपोनेंट को हम पहले से फैक्ट्री में बना के ले आते हैं, कॉलम, बीम, वॉल और सारा चीज को यहाँ पे आके, आप सिंपल भाषा में कहूँ तो ज्वाइन कर देते हैं, नट बोल्ट या कुछ एग्जैक्टली, भी लगा के ऐड कर दिया, आपका घर रेडी, राइट? करेक्ट। आप लेगो खेले होंगे तो हाँ इस हाँ, सेम लेगो सिस्टम। गेम होता है वैसा कुछ। हम्म। अ, तो नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, इंडिया के बाहर लोग काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, यूएस में और अदर कंट्रीज में दिखते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में इतना स्कोप नहीं है इसका। अभी भी हम घर बना रहे हैं या इवन कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी जाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ही जाते हैं। तो इसी पे मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या रीजन है, हम क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी? तो एक चीज़ ये है कि प्रीकास्ट इज़ ऑलरेडी बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया। बहुत एक्चुअली साउथ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, स्पेशली हैदराबाद। वहाँ पे इंडियाज़ टॉलेस्ट टावर भी बना है 43 फ्लोर का, फुली इन प्रीकास्ट। तो द प्रॉब्लम इज़, जो कंपनीज प्रीकास्ट फैक्ट्रीज लगाते हैं और हूएवर सेट्स अप द प्रीकास्ट फैक्ट्रीज मेक द फैक्ट्री फॉर देयर ओन यूज़ ओनली। जैसे लाइक एल&टी और शपूर जी, एक पीएसपी प्रीकास्ट फैक्ट्री है गुजरात में, वो सब अपने लिए बनाते हैं, मतलब प्रीकास्ट फैक्ट्री फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अदर पीपल आर नॉट एबल टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, और देर इज दिस फियर इन द मार्केट टू सेट अप अ प्रीकास्ट फैक्ट्री, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इसकी वजह से बहुत कम फैक्ट्रीज हैं और सबको पता नहीं है कि इसमें पोटेंशियल क्या है। उनको ये डर लगता है कि उनको मतलब खुद, मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल गुड़गांव में सेटअप करते हैं तो उनको ये डर है कि हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा प्रीकास्ट का। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हमको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ये सब डर है। तो इसीलिए हम अभी मार्केट में उतरे हैं, तो सो दैट वी क्रिएट मोर अवेयरनेस इन द मार्केट and give a better understanding to people. We are providing free webinars as well, to so that people understand this technology. And the more you understand this technology, the more the country will benefit. For example, precast is now very old. Abhi naya technology is 3D concrete printing, which Yes. is from precast. So the issue is that we have not even reached the precast concrete technology part yet. So we have to try and push this and see how we can improve the quality of construction in India, especially structure. बिल्कुल। सो बेसिकली हम बात-बात में आगे बढ़ गए, प्रीकास्ट के ऊपर डिस्कशन होने लगा। तो मुझे थोड़ा-सा ये भी समझना है कि आपकी कंपनी क्या करती है प्रीकास्ट के अंदर? आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली क्या होता है प्रीकास्ट इंडस्ट्री में, अगर आपको एक फैक्ट्री सेटअप करना होता है तो आप जाते हो मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर का एम क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बेचना है आपको, so that they make more money. So they will try and push for the biggest factory setup and make you spend a lot of money. कंसल्टेंट्स भी है, 1-2 कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे, वो कमीशन लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो वो भी पुश करते हैं सो दैट यू बिल्ड द बिगेस्ट फैक्ट्री। तो अब आप जब बिग फैक्ट्री सेटअप करते हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करते हो कि एंड यूज़र को भी ये कॉस्ट आ जाता है, एंड दैट मीन्स प्रीकास्ट बिकम्स टू एक्सपेंसिव बिकॉज़ योर फैक्ट्री इज़ टू बिग। So what I would suggest is that what we help is, we try and educate the client to set up a small factory where you can make profits and slowly expand. आपको इतनी मतलब बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आप पहले try and establish what kind of products you want to sell, make a small factory, and then slowly expand. And that means you will make money and the industry will remain pure. Okay, so I have one cross question here. So
हु आर योर क्लाइंट्स? मीन्स कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर जो प्रीकास्ट की इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेट करना चाह रहे हैं वो लोग होते हैं? कौन होते हैं आपके क्लाइंट्स? मेरे ऑल टाइप्स के क्लाइंट्स हैं। देर आर एंड यूजर क्लाइंट्स, देर आर कॉन्ट्रैक्टर्स, देर आर प्राइवेट people also who want to set up, who want to enter into the construction market. So it is not limited to one kind of person. It is wide. We help all kinds of people. कूल कूल कूल। सो वन मोर क्वेश्चन। सो इससे पहले आपने मेंशन किया था कि अ, बहुत सारी कंपनीज प्रीकास्ट के अंदर नहीं आना चाहता है क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव सेटअप है, उनको डर लगता है बिजनेस एक्सपेंशन कैसा होगा, अवेयरनेस की कमी है। तो उसके पीछे एक रीजन मुझे समझ आया, वैलिडेट करना सही है या गलत है। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास प्रीकास्ट के लिए स्किल्ड इंजीनियर भी नहीं है, राइट? तो प्रोजेक्ट में अडॉप्शन का भी इशू होता है कि चलो प्रीकास्ट के कंपोनेंट्स हम मंगा लेते हैं, तो क्या हमारे पास स्किल टीम है जो इसको ऑपरेट कर पाएगी साइट पे या बना पाएगी? तो ये एक इशू हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? ये एक इशू है, लेकिन आप अगर मिडल ईस्ट में जाओगे, अब दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, जहाँ पे भी जाओगे, 60 to 70% ऑफ ऑल प्रीकास्ट एम्प्लॉयज आर इंडियंस। ओके। तो ये मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि यही लोग बाहर जाके इसी प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एंड दे बिकम मार्केट लीडर्स देयर। आप अगर जाओगे, आई एम नॉट किडिंग, इफ यू गो टू द मिडल ईस्ट, आप कोई भी प्रीकास्ट इंडस्ट्री में, सॉरी, आप कोई भी प्रीकास्ट फैक्ट्री में एंटर कीजिए, आपको इंडियंस ही दिखेंगे वहाँ अच्छा। पे। एंड आप 80 to 90% ऑफ द वर्क फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू कॉलर वर्क फोर्स, आर इंडियंस। तो ये सब लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, अगर आप बताना चाहें कि आपने मेंशन किया कि बाहर में तो बहुत सारे लोग इंडियन ही ऑपरेट कर रहे हैं सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे, राइट? तो या तो उन्होंने उधर जाके सीखा होगा, इनिशियली मूव किया प्रोजेक्ट पे, फिर वहां पे देखा, सीख गए, और फिर बाद में जाके इवेंचुअली सीनियर बन गए और अभी काम कर रहे हैं। पर सेम सेटअप अगर हम इंडिया में स्क्रैच से उठाना चाहें, मान लो कि कोई अभी साइट इंजीनियर है जिसका 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसको एज ए कैरियर कैसे ले सकता है? क्या सीखे? कहाँ से सीख सकता है? कैसे सीखना चाहिए? और दूसरा चीज की, जो बच्चा मान लो कॉलेज में ही पढ़ रहा है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर में, उसको वो अवेयरनेस भी अभी से ही चाहिए और उसको आइडिया होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि कल के डेट में जाके प्रीकास्ट में जॉब कर पाऊं, और फिर स्कोप क्या है, सैलरी कैसा होता है। ये 2-3 पॉइंट्स कवर करिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स जो भी हैं अभी जो हम हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हैं वर्सेस प्रीकास्ट में जो काम कर रहा है, दोनों का सैलरी डिफरेंस क्या हुआ। ये 2-3 पार्ट्स कवर कीजिए। तो सैलरी डिफरेंस मुझे तो वैसे क्लियरली मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट फॉर श्योर, बिकॉज what I have seen, at least precast, your salary is at least 30 to 40% higher, ओके। because it's a specialized skill. तो यहाँ पे क्या होता है कि I'll give you an example. आपको साइट पे अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, you need only one engineer, so you can pay him more. ओके। So इसीलिए वहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा है। Now, in terms of skills, it is better that engineers, especially civil engineers and architects, understand precast concrete as soon as possible, क्योंकि you will have to use it in your project some point or the other. अगर आपको पता नहीं होगा, then people make a fool of you. So try and learn as much as possible. One, follow us. You can follow us to learn more about precast. We also provide free webinars. There is also PCI. ये लोग भी certifications provide करते हैं, लेकिन these certifications are limited to quality and design. So ओके। what we have started is, first of all, not only do we provide free webinars, we also have certification for precast engineers. So if you would like to take, where we show you what is the production process, what is the installation process, and what is the estimation and sales process, how to sell it to clients, how to convert normal concrete, normal traditional construction to precast concrete, how to convert this design to precast concrete. So that is what we try and teach. So our aim one is to create more awareness, and unfortunately India may, I think we need more companies doing this, so that more and more people get into this industry. आपको पता होगा कि जो लिमिटेड सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स फॉर इंजीनियरिंग, हाँ हाँ हाँ। 30% ऑफ द सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट, एंड दीज ओके। सीट्स आर स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग, प्रीकास्ट के फील्ड में। नॉट प्रीकास्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल
सिविल इंजीनियरिंग में 30% ऑफ सीट्स आर लेफ्ट एम्प्टी बिकॉज पीपल डोंट वांट सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ द सैलरी स्केल। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मुझे डेली नहीं तो कम से कम 100 मैसेज आते हैं कि सर जॉब करा दो, जॉब रेफरेंस दे दो, जॉब नहीं मिल रहा है। तो क्या कहता है, मतलब बहुत सारे लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल रहा और आप सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कह रहे हो कि सीट नहीं फिल हो रहा है। सीट नहीं फिल हो रहा है क्योंकि पीपल डोंट वांट इट बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्योंकि द जॉब मार्केट इज वेरी बैड फॉर सिविल इंजीनियर्स की सैलरी बहुत कम है। लेकिन यही सिविल इंजीनियर्स बाहर जाके बहुत कमाते हैं, लेकिन सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो राइट। हमको ये अपॉर्चुनिटी बाहर से इंडिया में लेके आना है ताकि इट बिकम्स अ मोर वाइब्रेंट मार्केट फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड पीपल आर मोर यूज टू और पीपल आर मोर अडेप्टेड टू न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार अगर आप एक सिस्टम में सेट हो गए हो तो किसी को चेंज करना बहुत मुश्किल है। सही से। तो इस पे थोड़ा-सा और बात करिए कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर तो हुई, पर आप मान लो कि एक कॉलेज का बच्चा कैसे जानेगा कि उसको प्रीकास्ट के अंदर क्या पढ़ना चाहिए या ऐसा क्या पढ़े कि जॉब लग जाए? और सेम टाइम पे हम साइट इंजीनियर के लिए भी समझते हैं कि जिसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अर्ली एक्सपोज़र है, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसा? क्या सोर्स कुछ एक्चुअली है तो बता दो कि यूट्यूब पे ये देख लो भाई, या फिर कोई बुक-वुक है, कुछ भी है जो आप प्रेफ़र करते होगे? मैं वो पीसीआई मैनुअल है, एक पीसीआई मैनुअल, आप वो बुक पढ़िए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसमें। और उसके अलावा आप आई वुड से जस्ट गूगल प्रीकास्ट कंक्रीट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट मेनी वीडियोस वन। ओके, And additionally, attend our free webinar. It's free where we show you the differences as well. उसके अलावा आईआईटी में एक कोर्स भी है प्रीकास्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। आई थिंक इट इज़ 10,000 रुपीज़ और समथिंग, लेकिन दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन डिज़ाइन ओके। एंड दैट इज़ ओपन टू एवरीबडी। थैंक्स यार, सबसे पहले कि आप एक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो इसमें एजुकेशन के फील्ड में, कि अभी एक अवेयरनेस लेके आ रहे हो। चाहे इंडस्ट्री के लिए हो या फिर जो इंडिविजुअल इंजीनियर्स हो, इनके लिए भी लेके आ रहे हो वेबिनार, सारी चीज़ें करवा रहे हो। तो यार ऑब्वियसली मैं भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहूँगा एक वेबिनार के ऊपर, जिस पे हम बात कर सकते हैं। अ, आप गाइड कर सकते हो लोगों का कि स्कोप क्या है और कैसे चीज़ों को फिक्स करना है, इसके लिए अलग से प्लान करते हैं। नो प्रॉब्लम। और ठीक है, इस पे 1-2 क्वेश्चन्स और आएँगे कि जैसे नॉर्मली आप देखो अभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या जो करंट इंजीनियरिंग सेटअप है, इसमें अलग-अलग रोल डिफाइन्स होते हैं। डेजिग्नेशन लोगों के अलग होते हैं, कोई साइट इंजीनियर है, कोई क्वालिटी इंजीनियर है। तो वैसी चीज़ें वहाँ भी होती है क्या कि वहाँ पे भी एक क्वालिटी वाला अलग होगा, साइट वाला अलग होगा? ऐसे क्या सेटअप है उधर? ये यस यस, तो पहले क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि प्रीकास्ट में क्या होता है, एक फैक्ट्री में क्या होता है। तो क्लाइंट आता है विद द आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड इज गिवन टू आवर सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर क्या करता है, सेल्स मैनेजर एंड द एस्टिमेशन डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट दैट ड्राइंग, द आर्किटेक्चरल ड्राइंग टू प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है, बिकॉज इट्स इन सेक्शंस, अगर एक ये पूरा दीवार है तो उसमें 3 या 4 में बटेगा। तो वो सब स्प्लिटिंग एंड डिजाइनिंग हैपेंस इन द एस्टिमेशन डिपार्टमेंट। और हॉलो कोर स्लैब डालेंगे, स्टेयर्स डालेंगे, सारे मतलब दे विल डू द फुल एस्टिमेशन एंड दे विल गिव इट टू द क्लाइंट एंड से दिस इज द कॉस्ट, and the client will approve it. And then once the client approves, it goes to the design department. Design department, they will do a general arrangement drawing, मतलब वो दिखाएंगे कि कहाँ पे जॉइंट्स हैं, कहाँ पे क्या बोलते हैं रिसेसेस आएंगे, कहाँ पे ग्राउटिंग मार्क्स आएंगी, ये सब दिखाएंगे जनरल अरेंजमेंट में। और दैट गोज टू द क्लाइंट आर्किटेक्ट फॉर अप्रूवल। ये क्या होता है कि आर्किटेक्ट हैज़ टू अप्रूव द लुक ऑफ द बिल्डिंग। once that is approved, then it goes for calculation, structural calculation and ETABS modeling, ETABS। आपको ये सॉफ्टवेयर के हाँ, बारे में हाँ। पता होगा। तो ETABS में क्या करते हैं, डायफ्राम एक्शन चेक करते हैं। उसके बाद once that is also approved by the client के पास एक कंसल्टेंट होगा, they approve the calculations and then it goes for fabrication drawing। मतलब ईच एलिमेंट का एक ड्राइंग बनेगा। मतलब एक अगर 6 मीटर का दीवार है और वो मतलब 2-2 मीटर में बटेगा, तो हर एक एलिमेंट का एक ड्राइंग बनेगा। तो क्या होता है, इन वन बिल्डिंग में भी देर आर 5,000 शीट्स ऑफ ड्राइंग और मोर देन दैट। एंड देन दैट गोज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, देन दे स्टार्ट मेकिंग द मोल्ड्स। ड्यूरिंग द मोल्ड्स, सो यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर हो गया एक एक सेल्स इंजीनियर एंड एस्टिमेशन इंजीनियर। Once it goes to production, there is a fabrication foreman who will do the fabrication of the molds.
मोल्ड्स बनने के बाद क्यूए क्यूसी विल कम एंड चेक द मोल्ड्स टू मेक श्योर कि आपका ड्राइंग और मोल्ड मैच हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट डलता है उसमें, उसका भी चेकिंग होता है कि ओके रीइंफोर्समेंट का जो कट एंड बेंड सब सही हुआ कि नहीं, उसका चेकिंग होता है। उसके बाद कंक्रीट पोरिंग में भी चेकिंग होता है, मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ द कंक्रीट इज डन राइट, क्यूब टेस्ट इज डन, ऑल द टेस्टिंग इज डन, स्लम टेस्ट, एंड इट इज़ नॉर्मल कंक्रीट। M35 M45 जो आप यूज़ करते हो वो नॉर्मल ही है, वो डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद वंस द डीमोल्डिंग इज डन, जब पैनल बाहर आता है मोल्ड से, तो उसको फैक्ट्री में डाला जाता है। तो फैक्ट्री में क्यूए क्यूसी चेक फिर से होता है। इज इट पूरा प्रीकास्ट स्ट्रक्चर का क्यूओक्यूसी चेक होता है या सैंपल नहीं का? वो नहीं वो एक एलिमेंट का, वो बिल्डिंग में एक एलिमेंट का, वो जो कास्टिंग हुआ है उसका एक चेक होगा कि वो ड्राइंग के हिसाब से, मैंने जब पहले बोला था कि हर एलिमेंट का एक ड्राइंग बनता है, तो उस एलिमेंट और वो ड्राइंग को कंपेयर करके देखते हैं कि इज इट कम राइट। उसमें क्रैक्स चेक करेंगे, उसमें चिप्स चेक करेंगे, और उसका रिपेयर होता है, अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर हो सकता है, वहाँ पे रिपेयर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं एक एलिमेंट का पूरा लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ। ये एलिमेंट का अगर यही लाइफ साइकिल हर एलिमेंट के लिए होता है, तो उसके बाद ये एलिमेंट को साइट पे डिलीवर किया जाता है ए फ्रेम पे। अगर पैनल है तो ट्रेलर के बैक में ए फ्रेम होगा, ये पैनल वहाँ पे डलता है। तो डिलीवरी के पहले फिर से चेकिंग होती है क्यू ए क्यू सी, टू मेक श्योर दैट इट इज़ द राइट एलिमेंट दैट इज बीइंग डिलीवर्ड। हर एलिमेंट का नंबर होता है, वो अच्छा। नंबर चेक करते हैं, पैनल का ये सब कुछ चेक करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट करती है, ये वापस लेके आके बहुत कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा फैक्ट्री को, तो इसीलिए इतने ज़्यादा चेक्स होते हैं। उसके बाद वो साइट पे जब डिलीवर होता है, वहाँ पे फिर से एक चेकिंग होता है क्यूए क्यूसी का। उसके बाद वो एलिमेंट को साइट इंजीनियर को सौंप दिया जाता है, एंड द साइट इंजीनियर देन इंस्टॉल्स इट। ओके। नॉर्मली उसके ऊपर नंबर्स लगा होता है, आपने बताया कि एक मार्किंग लगा होगा, तो साइट पे भी चीजें इजी हो जाती होगी अटैच करने में, कि नंबर 1 2 3 ऐसे करके उसको भी पता है कि सीरियल नंबर मेरा क्या है, इसके बाद यही कंपोनेंट आना है, राइट? या मैंने तो बोला था पहले जब जी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दिया था ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें नंबरिंग होगा, तो पूरा साइट पूरा प्रोजेक्ट का नंबरिंग है उसके पास, तो उसको पता है कि ये नंबर वाला कहाँ जाएगा साइट पे। कुछ है तो क्वाइट ये भी इंटरेस्टिंग। कोऑर्डिनेट कर सकता है कि वो द ट्रेलर कैन गो टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द साइट। उसके बाद वंस इट्स इंस्टॉल्ड, फिर से क्यू किसी चेक, और उसके बाद हैंड ओवर टू क्लाइंट। ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट आल्सो देयर विल बी अ क्यूए क्यूसी चेक, and they will coordinate, and they will, if they have to do small repairs, small chip, they will do it. If it is a structural crack, then it's a big issue, then it has to be removed and brought back to the factory. ओके। तो अभी करंट सेटअप में देखो तो क्या होता है कि एक बार कास्टिंग होगा, कास्टिंग के टाइम पे हम क्यूब भरते हैं, स्लम टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर बन जाए, कुछ टाइम हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, तो वापस से 28 डेज बाद हम क्यूब चेक करते हैं, राइट? तो बहुत हद तक डिसेंट आइडिया लग जाता है। तो इस केस में आप कह रहे हो सारा ये जो भी क्यू क्यूसी होता है फैक्ट्री में ही हो जाएगा, साइट पे कुछ भी नहीं करना है आपको? नहीं, साइड पे कुछ नहीं, कंक्रीट के क्योंकि लेवल सारे पे तो नहीं होता होगा? नहीं नहीं, तो ये कुछ सब कुछ सर्टिफिकेशन चल रहा देते हो क्या आप लोग, की मतलब वैलिडेट कौन करता है? मान लो फैक्ट्री खराब स्ट्रेंथ पे भी कहेगी नहीं बढ़िया चीज है, तो थर्ड पार्टी को वैलिडेट कौन कर रहा है कि हाँ सही स्ट्रेंथ है और सारी चीजें हैं? है। नॉर्मली क्या होता है कि बिकॉज मैं मिडल ईस्ट में काम किया हूँ, तो सबको प्रीकास्ट के बारे में पता है, तो कंसल्टेंट से क्यूए क्यूसी इंजीनियर को साइट पे, मतलब फैक्ट्री में रखते हैं, ताकि हम लोग प्रोसीजर ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और क्या होता है, हर कास्टिंग के लिए एक क्यूब लेना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट क्या करेगा, एक दो क्यूब थर्ड पार्टी लैब में भी भेज देगा फॉर हिज ओन चेक, तो ये भी ओके। होता है। हर और नॉर्मली हर प्रीकास्ट फैक्ट्री भी दे विल आल्सो ऑफर इट, बोलते हैं कि अगर आपको थर्ड पार्टी चेक करना है, प्लीज डू इट, लेकिन एट अ कॉस्ट। cool, cool, cool. ठीक है यार, अभी बहुत हद तक क्लैरिटी है, आई गेस लोगों को भी समझ आया होगा कि पूरा प्रोसेस कैसे है, कहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है और कैसे मूव करते हैं। तो इसी पे हम थोड़ा आगे बढ़े, तो उससे पहले आप बताओ कि 4 5 कॉन्स अगर आपको एक एक लाइन में बता, सॉरी प्रो बताना हो एक एक लाइन में, तो क्या प्रोज हैं वो बताओ, उसके बाद फिर हम कॉन्स पे बात करेंगे कि क्या कॉन्स हैं प्रीकास्ट इंडस्ट्री में। तो पहले सिंपल लाइंस में क्या फायदे हैं उस पे बात करो। फायदे तो हैं, टाइम, अगर आपको कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू फिनिश इट फास्ट, प्रीकास्ट इज द वे। क्वालिटी सेकंड, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वेस्ट बहुत कम होता है, तो ओके। सस्टेनेबिलिटी। फोर्थ इज thermal insulation, and fifth is just the cleanliness on site. अब अगर एक प्रीकास्ट कंक्रीट साइट पे जाओगे,
तो बहुत साइट बहुत क्लीन होता है, मतलब इसकी वजह से आपको सेफ्टी हैज़ार्ड्स नहीं है साइट पे। सो दिस इज द 5 थिंग्स दैट आई थिंक आर द अगर इसके कॉन्स पे प्रोज। बात करें, नुकसान क्या है, तो उस पे बताओ। फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट, ये थोड़ा मतलब सम पीपल फाइंड अ, इट एक मिनट रोशन, मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। मतलब अगेन, ये प्रोज एंड कॉन्स बात करूँ तो दो साइड सबका हो सकता है। एक की यूजर साइड का, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो क्लाइंट है उसके लिए, और दूसरा आप अभी जो मेंशन कर रहे हो कि फैक्ट्री सेटअप, और ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरर साइड का, right? तो अभी आई गेस इससे पहले आपने क्लाइंट साइड का कवर किया, तो उस एंगल से बताओ कि ओके, तो कौन। इस एंगल से मैं बताऊं तो कैंटिलीवर स्लैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन प्रीकास्ट। ओके। आपको अगर कैंटिलीवर आप तो 2 मीटर हो गए, उसके बाद उसके 2 मीटर से ज़्यादा जाना है तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव इन प्रीकास्ट। तो दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ तो अगर आप लो, अगेन फॉलो क्वेश्चन है, सो ओनली कैंटिलीवर या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू करंट सेटअप? इट डिपेंड्स। यहाँ पे इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो इफ आई हैव टू टेल यू, if you are building one unit, you are one villa, one building, not building, one unit of 300 square meter, then precast becomes more expensive, क्योंकि क्या होता है कि फैक्ट्री में आप मोल्ड सेटअप करते हो और पूरा फिक्स कॉस्ट उसी प्रोजेक्ट में जाता है। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए आप मोल्ड सेटअप कर रहे हो तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। सॉरी, नॉट वन प्रोजेक्ट, वन यूनिट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपका विला प्रोजेक्ट है 40, 50, 60, 500,000 villa, then precast becomes much more financially economical because आप एक ही सेटअप से आप कंटिन्यूस कास्टिंग कर सकते हो और आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है। वही ओके। सेटअप से आप ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वन इंजीनियर कैन कास्ट वन यूनिट एंड दैट सेम इंजीनियर कैन कास्ट 500 यूनिट्स ऑल्सो। तो आप समझ रहे हो कि कॉस्ट ओके। एक यूनिट में ज़्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस व्हेन यू वांट टू कास्ट वन यूनिट एंड मल्टीपल यूनिट्स। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम वेरी रिच पीपल हु वांट वेरी हाई क्वालिटी, हु वांट ओनली इन प्रीकास्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कतर में अमेरिकन एयरबेस, विच इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस फॉर अमेरिका आउटसाइड अमेरिका, they build everything in precast, even their embassies in precast. Why? Because they want high quality and उनको maintenance कम चाहिए। ये नहीं, उनको ये नहीं चाहिए कि हमेशा आदमी आए कि लीक रिपेयर करो, पेंटिंग रीपेंटिंग, ये नहीं चाहिए उनको। तो दे वांट वन सेटअप फॉर लाइफ टाइम। तो दे ओनली वांट प्रीकास्ट। तो अगर एक गार्ड हाउस बना रहे हैं वो भी प्रीकास्ट में करेंगे, ओके। बट दे आर रेडी टू पे फॉर इट। सो दैट्स व्हाई दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर आल्सो देयर। कंटिन्यू कर सकते हो आप कॉन्स वाले पार्ट पे कि क्या क्या नुकसान हैं। हाँ, तो एक है कैंटिलीवर, उसके बाद आई वुड से जॉइंट्स। तो अगर आपका एक 6 मीटर का दीवार है, आप एक ही पीस में बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इश्यूज होते हैं कि रोड शायद आपको अलाउ नहीं करेगा, हाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे हम 6 मीटर को 2-2 मीटर में बांटते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट्स दिख सकते हैं। तो ये वहाँ पे एक खराबी हो सकती है कि शायद आर्किटेक्ट अप्रूव ना करे। ओके, देयर इज अ जॉइंट हियर, आई डोंट लाइक इट। ओके। So then you have to find a solution to deliver the full slab. उसके बाद I would say precast foundation. Precast foundation is very expensive because इसमें steel, the ratio of steel rebar in foundation is very high, so it's a little more costly. But if it's a project where everything has to be done very quickly, then you do the foundation and precast as well. क्योंकि क्या होता है, foundation is taking the full load of the building, so it has to be very strong. Normally cast in situ is very cheap there. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप footing फैक्ट्री में कास्ट करते हो for one unit, it becomes, because the rebar ratio is high, it's expensive. Third point is skilled manpower issues. यहाँ पे the availability of knowledge about precast in India is very less, but it is growing, it is improving, and hopefully it will get better in time. Now, obviously, you guys are playing big role there in I educating hope the so. We market. are very new, very new here, but hopefully that we can help a lot more people. Cool. इंडिया में प्रीकास्ट का सबसे बड़ा कंपनी कौन है? As far मतलब as I टॉप बता दो, know, टॉप के बड़े कंपनीज कौन है? see, there is L&T, of course. ओके। L&T. There is one PSP in Gujarat. Then there is Adani is getting into precast. They are building, I think, 7 or 8
प्रीकास्ट फैक्ट्रीज। आपको ये धारावी प्रोजेक्ट का पता होगा, हाँ हाँ, बॉम्बे मैंने में। पीएसपी के साथ इवन काम भी किया है। मैं गुजरात के एक बड़े प्रोजेक्ट में था, तो ओके, वेरी गुड। पीएसपी वहाँ पे एसोसिएटेड था। ओके, ओके। एक्चुअली अडानी धारावी प्रोजेक्ट फुल प्रीकास्ट में कर रही है, और दे आर सेटिंग अप प्रीकास्ट फैक्ट्रीज। दे आर रिक्रूटिंग आल्सो वेरी हेवीली फॉर ओके। प्रीकास्ट पीपल, और वो भी मिडल ईस्ट जा रहे हैं रिक्रूट करने के लिए। लेकिन उनका भी ये है कि उनको यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर्स फिक्स करना है फॉर प्रीकास्ट। होपफुली दैट हैपेंस वेरी सून। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूँ, ये थोड़ा हटके है सवाल, और मैं काफी इन चीजों से अटैच कर पाता हूँ खुद को। तो अगर इंडिया को देखो, तो वो अभी ग्रोइंग नेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो डेली नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे केस में घर के बारे में सोचना बहुत बड़ा बात होता है, राइट? और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लोग भी हैं, वो घर भी बनाते हैं तो एक बार बना पाते हैं पूरा घर का सारा कमाई लगा के, राइट? तो बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है इंडिया में, अभी स्लम में रह रहे हैं, ये रह रहा है। तो क्या प्रीकास्ट उस इशू को सॉल्व कर सकता है? और कर सकता है तो मुझे लगता है उसके लिए उसको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? क्या प्रीकास्ट से ये सॉल्व हो सकता है? हाँ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर ये जो स्कीम निकाले हैं कि फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग, इसमें ही इज पुशिंग फॉर प्रीकास्ट। ओके। इनफैक्ट ही इज इंसिस्टिंग दैट इट शुड बी इन प्रीकास्ट। तो उन्होंने ही, आई मीन आई थिंक इवन अमित शाह, नॉट अमित शाह, आई एम सॉरी, नितिन गडकरी इज ऑल्सो पुशिंग फॉर प्रीकास्ट एवरीवेयर। आपने मेरा रील तो देखा होगा, उसमें मैंने एक पॉडकास्ट का एक क्लिप डाला था जिसमें नितिन गडकरी सेइंग दैट वी हैव टू पुश फॉर प्रीकास्ट एवरीवेयर। तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज द लो कॉस्ट हाउसिंग इज लार्ज इन नंबर्स, आपको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, मे बी मोर यूनिट्स चाहिए। तो लाख्स में प्रीकास्ट चाहिए में, होंगे वो तो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो प्रीकास्ट मेक्स बिग सेंस हियर, बिकॉज आप अगर फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो और फिक्स मोल्ड्स आप फैक्ट्री में सेटअप कर रहे हो, आप बिस्किट के जैसे आप घर बना सकते हो। डेली आप 50 बिल्डिंग्स बना सकते हो आराम से। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था अभी कतर में ही। तो आपको पता होगा, एक कतर में ये जो ब्लॉकेड हुआ था, जब दुबई और सऊदी ने ब्लॉकेड किया था कतर को, और ये जस्ट बिफोर फीफा वर्ल्ड कप था। तो पहले एक प्लान था कि सब लोग दुबई में रहेंगे और उसके बाद कतर में आएंगे मैच देखने के लिए। अच्छा। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कतर वाज वेरी स्मॉल, डिड नॉट हैव इनफ अकोमोडेशन। तो ये जब ब्लॉकेड हुआ, तो कतर वाज इन पैनिक मोड। उन्होंने बोला वी नीड 6,000 to 7,000 यूनिट्स इमीडिएटली, G+3 यूनिट्स विद इन 6 months. So they came to our factory and they said yes. And for all the players families, for all the support staff, everything, accommodation बनाना था। तो इतने सारे hotels नहीं थे वहाँ पे। We finished the project in 5 months, सुपर। 5,000 units, yeah, with because of precast, only precast। ग्रेट। तो अगर वहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? यार ये काफी सही और इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया आपने। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि मान लो कल के डेट में पूरा स्लम एरिया को रिप्लेस करना हो एक सस्टेनेबल हाउसिंग के साथ, तो मुझे लगता है प्रिकास्ट से किया जा सकता है। अदर मतलब कॉस्ट कैन बी ए कंसर्न, मे बी समथिंग सब्सिडी के फॉर्म में आ सकता है गवर्नमेंट के एंड से, जहाँ पे कुछ वो बियर कर रहा होगा, कुछ पार्ट एंड यूजर बियर कर रहा होगा। पर स्केल प्रोडक्शन होगा तो आई थिंक ये हो सकता है। डेफिनेटली। लेकिन यही है कि somebody has to invest in that kind of factory, and most probably if the government is helping with this is very good। करप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर करप्शन है तो फिर से अगर प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी विल गेट द ब्लेम। एक कंपनी थी दिल्ली में, हैड अ वेरी गुड फैक्ट्री, गॉट शट डाउन बिकॉज ऑफ करप्शन। इट वाज अ वेरी गुड फैक्ट्री। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एवरीबॉडी विल नो व्हाट द नेम इज। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट्री एंड इट शट डाउन। इन्हीं पे यार गवर्नमेंट तो घर बना ही रही है। उनका बहुत सारा योजना है जिसमें वो इंदिरा आवास और ये करके चीजें अलॉट करती है, जिसमें आपको कुछ पैसे मिलते हैं, आप घर बना सकते हो। तो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग द मनी, वो पूरा प्रीकास्ट सेटअप के थ्रू डिलीवरी ही करके उनको दे सकती है बना के। एक्चुअली यही था प्लान। वहाँ पे क्या, हमको क्या करना है कि आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, और इवन अप टू 6-7, आप 6-7 यूनिट्स को आप स्टैंडर्डाइज करिए कि टाइप ए का साइज रहेगा ये, और ये रहेगा डिज़ाइन, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, जो भी है। और इसका मोल्ड्स आप सेटअप करके रखिए। तो अगर अगर किसी को घर चाहिए, वो बोल सकते हैं कि मेरे को टाइप ई चाहिए। तो टाइप ई का ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स कास्ट करके स्टॉक यार्ड में रखे होंगे, आपको सिर्फ उठा के कास्ट इंस्टॉल करना है। तो और ये इतना आसान हो उतना, सकता है। हाँ मुझे लग रहा है ये उतना बड़ा कंसर्न भी नहीं होगा। मान लो एक स्टेट पे
अगर हम 2-3 फैक्ट्रीज पे सेटअप कर पाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट इजिली 4-5-7 डिस्ट्रिक्ट तो कवर कर लेगा नियर बाई, राइट? आराम तो से उतना डिपेंडिंग ऑन द कॉस्टली। साइज एंड हाँ, रोड एंड साइज। हाँ, तो चीजें स्मूथ मूव हो सकती है मुझे लगता है। यस। अगर आपके माइंड में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोगों को सीखना चाहिए, चाहे वो साइट इंजीनियर है या स्टूडेंट है, प्रिकास्ट इंडस्ट्री में आने के लिए, तो वो 2-3 सॉफ्टवेयर का नाम बता दो आप, अगर है दिमाग में। तो डिज़ाइन के लिए मैं यही बोलूँगा कि हॉलोकोर के लिए आप कॉन्साइज बीम बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वो पढ़ें। स्ट्रक्चरल के लिए ई टैब्स और स्टैड, मोस्टली ई टैब्स इज यूज्ड, ट्राई एंड यूज ई टैब्स फॉर द मॉडलिंग। रिवेट, ऑटोकैड। रिवेट इसलिए क्योंकि आप फिर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी कर सकते हो, बिम। एंड देन आई वुड से देर आर लॉट ऑफ अदर ERPs, लेकिन वो मतलब दैट इज फैक्ट्री स्पेसिफिक, वो सो मैनेजमेंट के लिए आ जाता होगा ERP। मैनेजमेंट के लिए होता है, हाँ। लेकिन डिज़ाइन के लिए यही है। ओके, कूल कूल कूल। इस पॉडकास्ट को हम एंड करें उससे पहले एक क्वेश्चन होगा मेरा कि जो भी इंजीनियर्स आने वाले हैं कॉलेज से, अभी 4th ईयर में होंगे या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या 2-3 एडवाइस है? मैं यही कहूँगा कि आप रिसर्च करें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है इंडस्ट्री में, और उसके बारे में पढ़ें। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा हो तो फोर्थ ईयर तक आते आते शायद प्रीकास्ट भी नील हो जाए, तब 3D कंक्रीट प्रिंटिंग विल बी द बिगेस्ट थिंग। बिल्कुल। So always update yourself, always learn about the new technology, always try to give the best quality to your clients. ये चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, मैंने स्पेशली इंडिया में देखा है कि कोई स्ट्रक्चर पे इतना ध्यान नहीं देता, बट आवर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लाइक क्योंकि ये दिखता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो दिखता नहीं है उस पर कोई फोकस नहीं करता। लाइक सो एंड सिविल इंजीनियरिंग हैज़ अ वेरी बिग स्कोप, सो try and try and learn more about the new technologies. You don't have to work for somebody, you can start something on your own. क्योंकि जैसे किसी ने बोला था कि रोटी कपड़ा मकान तो हमेशा आदमी को चाहिए होगा, तो एज अ सिविल इंजीनियर यू विल ऑलवेज हैव बिजनेस। मैंने एक सेइंग भी कहा था कि आई हैव सीन दिस सेइंग दैट यू नो दिस, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ बिजनेस फॉर डॉक्टर्स, दैट मीन्स देयर इज sickness everywhere, and when there is lot of business for lawyers, there is disputes everywhere. But if there is lot of business for civil engineers, there is prosperity. हाँ, मीन्स पीपल आर ग्रोइंग, या वेरी Yeah, वैलिड पॉइंट यार। yeah. आई लव दिस। ओके कूल, आपने एनीवे कवर कर दिया। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, तो आपने बताया कि स्किल्स होंगे तो यू कैन डू योर ओन थिंग्स एज वेल। जैसे आप कर रहे हो, आप पहले जॉब किए, आज के डेट पे आप फुल कंपनी सेटअप करके एज ए सीईओ ऑपरेट कर रहे हो, मे बी आपके अंडर टीम होगी। तो कुछ इस पे भी इंसाइट दे दो कि बच्चे जो भी, चाहे एक्सपीरियंस हो 10 साल वाले या जिसको ये एस्पिरेशन है कि आगे जाके ऐसा कुछ करना है, तो क्या क्या होता है, थोड़ा सा समराइज कर दो कि चैलेंजेस क्या हैं, बढ़िया पार्ट क्या है? अगर आपको खुद का कुछ सेटअप करना है तो चैलेंज तो है ही। आप जाके साइट पे 50 डिग्री में रगड़ोगे तो आप वहाँ पे भी सफ़र करोगे। तो आप खुद का स्टार्ट करके आप रगड़ो। पैसा एक इशू है, तो आप पहले जॉब करें, थोड़ा सेविंग बना के फिर शुरू करें। एंड ओके। सिविल इंजीनियर ऐसा सिस्टम है कि आप विथ लो कैपिटल यू कैन स्टार्ट। अगर आप डिज़ाइन में एक्सपर्ट बन गए तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से आप डिज़ाइन सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपके पास 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो अपने वर्कशॉप से। हमारा एक क्लाइंट है जो अफ्रीका में, गाना में, वो अपने कार वर्कशॉप से अभी UHPC टाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ओनली टाइल्स। एक दूसरा बंदा है जो वॉश बेसिन बना रहा है। तो you can start manufacturing with very low budget, but it is hard work, you have to put in the work, but the result you will get back will be for you. अगर आप किसी और के लिए काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, but if you work for yourself you will gain the benefits for yourself. थैंक्स रोशन, काफी इंसाइटफुल सेशन था, मुझे पर्सनली काफी चीजें सीखने मिली आपसे, और आई गेस Thank you. व्यूअर्स को भी मजा आएगा इस पॉडकास्ट में। वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस यार। Thank you for inviting me. You're most welcome.